डॉक्टर रोशन एंड आज मैं बात करूंगी यूटीआई के प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। इसमें सबसे पहले प्रिवेंशन की बात देखेंगे, उसके बाद से ट्रीटमेंट क्या है ये देखेंगे। ठीक है ना। तो यूटीआई का मेन सिम्टम्स क्या है पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यूटीआई में होता क्या है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें बार बार पेशाब का लगना और जलन के साथ पेशाब होता है। लोअर एब्डोमेन में यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है और बहुत तकलीफ़देह होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पेशाब के साथ साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाता है जब एडवर्स कंडीशन में। ठीक है ना। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले प्रिवेंशन हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीने के लिए बोला जाता है और पेशाब को रोक के नहीं रखना होता है। और हमेशा जब भी वॉशरूम आदमी जाए तो इसमें कोशिश किया जाता है कि जो वाइप्स किया जाए वो फ्रंट से बैक की तरफ साफ़ किया जाए। और कभी भी जब भी जाएं यूरिनेशन के लिए तो जो अब ये एम्पिटी करके आना है ब्लैडर को, क्योंकि जब तक ये फुल यानी कि थोड़ा भी अगर फिर बच जाता है तो इन्फेक्शन फिर से कॉज करता है। और नहाते वक्त ये भी ध्यान रखना है इसमें कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल प्राइवेट पार्ट है, यहाँ पे सोप ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लोरा होते हैं जो एसिडिक मीडियम को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और वो जो नुकसानदेह जो फ्लोरा है उसको वहाँ पे ग्रोथ करने से या होस्टाइल नेचर वहाँ पे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे पेनिट्रेट करने से क्या करते हैं, बचाते हैं। और ये भी बोला जाता है कि जो शावर लेना ज़्यादा बेटर माना जाता है नहाते वक्त, ना कि बाथ टैब यूज करना। ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको बचाव के लिए कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद दोनों पार्टनर को विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर प्राइवेट पार्ट को क्या करना है, वॉश करना है और मिक्चुरेशन भी करना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको प्रिवेंशन को हम ये बोल सकते हैं होम रेमेडीज़ की तरह यूज कर सकते हैं इसके बचाव के लिए। और ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ट्रीटमेंट में बेसिकली यहाँ पे अल्कलाइजर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जिसके ब्रांड नेम अल्कासोल के नेम से भी आता है। ये बेसिकली डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है और ये करता क्या है, ये पीएच को बढ़ा देता है। और पीएच के बढ़ाने से जो सिम्टम्स होता है, बर्निंग हो गया या पेनफुल मिक्चुरेशन हो गया, बार बार जाना, ये सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ कर देता है। बट ये होल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये ओनली सिम्टम्स को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इसका डोज मोर देन 12 वर्ष के लोगों के लिए, नहीं, एडल्ट डोज 15 ml होता है। 15 ml दिन में 3 बार 1 गिलास वाटर में मिक्स करके लेना होता है और 3 से 5 दिन के लिए होता है। ठीक है ना। बट इन दवाइयों से सिर्फ ओनली इससे अल्कासोल अल्कलाइजर से सिम्टम्स में रिलीफ होता है, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता। इसके साथ साथ फ्लोरोक्विनोल्स की जो एंटीबायोटिक है ये दी जाती है, जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन बेस्ट माना जाता है इसमें। ठीक है, ये दिया जाता है। फिर इसके साथ है क्रैनबेरी का कैप्सूल भी मार्केट में अवेलेबल है, आता है, ये भी दिया जाता है। एक्चुअली क्रैनबेरी की कैप्सूल जो है इसमें क्या होता है, प्रोएंथोसाइनामाइड होता है। ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये केमिकल्स जो भी इकोलाई बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, ये क्या करता है, जब इन्वाइट करता है यूबी को, यूरिनरी ब्लैडर को, यानी कि पेशाब की थैली को, तो उसके वॉल से ये बैक्टीरिया को चिपकने नहीं देता। तो इस तरीके से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन हार्मफुल बैक्टीरिया को ग्रो होने से या अंदर उसके घर बनाने से। ठीक है ना। नेक्स्ट डीमेनोज भी दिया जाता है। और डीमेनोज एंड क्रैनबेरी का एक कम्बिनेशन के फॉर्म में, जो ब्रांड नेम इसका क्रैनफिट के नेम से आता है, ये भी दिया जाता है यूटीआई में, जिसमें क्रैनबेरी 300 mg और डीमेनोज 600 mg होता है। इसका डोज दिन में 3 बार होता है और आफ्टर मील दिया जाता है और वहीं 3 to 5 डेज के लिए होता है। बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट चीज़ एक और देखने को मिलता है यूटीआई में, जो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की जो थैली है वो संकुचित हो जाती है
पेन से और स्पाज्म उसमें क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से नीचे के हिस्से में पेट के यानी लोअर एब्डोमेन में क्या होता है, पेन प्रेजेंट रहता है। तो इसके लिए दिया जाता है फ्लेवोक्जेड, ठीक है ना। फ्लेवोक्जेड का जो ब्रांड नेम है यूरी स्पाज या फ्लेवोस्पैज के नेम से आता है, तो ये इसमें दिया जाता है और ये बहुत रिलीफ देता है। फिर एक और देखा जाता है जो पोस्ट मेनोपॉजल एज होता है, एज के फीमेल्स होते हैं, इनमें ज़्यादा यूटीआई देखने को मिलता है। रीजंस क्या होता है, एक्चुअली पोस्ट मेनोपॉजल फेज में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है या तो बहुत कम सिक्रीशन होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। और वैसे में नेचुरल जो काम करता है, नेचुरली जो एस्ट्रोजन है ये नेचुरल एंटीबायोटिक्स का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल फेज में क्या होता है, यूटीआई की चांसेस ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके लिए एस्ट्रोजन क्रीम्स भी आते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, बट ये कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए विदाउट डॉक्टर के सलाह के बिना। इसके साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया है या गुड फ्लोराज है जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोबायोटिक्स दिया जाता है, जैसे कि डेरोलेक्स एच एंड एस्पोरोलेक कैप्सूल्स, लैक्टोबैसिलस कैप्सूल एंड VSL3 कैप्सूल्स भी आते हैं। ये सारे क्या हैं, प्रोबायोटिक्स। फिर यूटीआई को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बेसिकली ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं। एक तो कॉम्प्लिकेटेड केस और दूसरा अनकॉम्प्लिकेटेड केस। जो कॉम्प्लिकेटेड केस है वो किसको बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई हो कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, इन डायबिटिक में हो तो भी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, जो पेशेंट वेरी ओल्ड एज के हो, ठीक है ना, और यूटीआई विथ स्टोन इन यूरेटर हो ये भी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, या जिसको यूटीआई रिकरेंट हो रहा हो बार बार, यानी कि 1 महीने में 3 से 4 बार 5 बार ऐसे हो रहा हो, ये भी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड क्या है, इनको छोड़ करके जो यंग मेल या फीमेल हो, ठीक है ना, जिसे फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हुआ हो, जो नॉन प्रेग्नेंट हो, जो न प्री मेनोपॉजल फेज वाले हो, ठीक है ना, तो ये अनकॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। और सबसे पहला तो अगर सटीक देखा जाए तो यूटीआई के ट्रीटमेंट में सबसे पहले यूरिन का क्या कराना चाहिए, कल्चर या एंड सेंसिटिविटी। इससे पता चल जाएगा कि कौन से बैक्टीरियाज या किसके कौन से एंटीबायोटिक्स के से बॉडी क्या सेंसिटिव है, किससे नहीं है, ठीक है ना। और कल्चर में बैक्टीरियाज दिख जाते हैं कि किसके एक्चुअली किससे ये इन्फेक्शन हुआ है, किस फ्लोरा से, ठीक है ना। तो जनरली इसमें 5 एंटीबायोटिक्स प्रीफर किया जाता है। फर्स्ट है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही यूज में लाया जाने वाला नाइट्रोफुरेंटोइन, ठीक है ना। ये 100 mg का BD दिया जाता है और यानी कि सुबह शाम 3 से 5 दिन के लिए, और इसका कॉमन ब्रांड नेम मार्टीफर एंड निफ्टास एंड निफ्ट्रान के नेम से आता है, ठीक है। सेकेंड वन फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन ये 3 ग्राम के सच्चे होता है और ये सिंगल डोज होता है, जिसको 100 ml वाटर में घोल करके लेते हैं। थर्ड वन कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली 800 और 160 mg का 2 मेडिसिन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और इसको सुबह शाम दिया जाता है BD 5 डेज के लिए। एंड नेक्स्ट 4th में बीटा लैक्टम और सिफेलोस्पोरिन भी दिया जाता है। बीटा लैक्टम में बेसिकली एमॉक्सिसिलिन एंड क्लवोलेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और 5th में फ्लोरोक्विनोल्स, ये बिल्कुल लास्ट के लिए बचा करके रखते हैं, बिल्कुल फाइनल जो देखते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड केस है या एडवर्स वाले कंडीशन में देते हैं। कुछ लोग पहले भी दे देते हैं, ठीक है ना, ये लास्ट में ये देते हैं। और इसमें बेसिकली ये जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं, इसमें जो ब्रांड नेम होता है, कॉमन ब्रांड नेम, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन्स, ये सारे मेडिसिन्स आते हैं। इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड है, जो नाइट्रोफुरेंटाइन और फॉस्फोमाइसिन, ये अवॉइड किया जाता है कि इसमें पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट में इसको क्या करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इसमें नहीं देते हैं। और जो कॉट्रा एमेक्साजोल जो होता है, इसका ब्रांड नेम बैक्टम DS, सेप्ट्रान DS एंड सेपमैक्स DS होता है, और ये भी सुबह शाम 5 डेज के लिए दिया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स ये होता है कि ये मे बी
फ़ोटो एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। जब इंसान धूप में निकलता है तो किसी किसी को फ़ोटो से यानी कि धूप से एलर्जी इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो साइड इफ़ेक्ट होता है किसका, फ्लोरोक्विनोलोन्स का, ये तो बहुत ही अच्छा माना जाता है यूटीआई में, लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है, जो एंकल टेंडेंस होता है इसमें, उस एंकल टेंडेंस का जो रप्चर होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये रहा यूटीआई पे हमारा